सोचिए भारत के एक कोने में सुबह के 5 बज रहे हैं, सूरज उग रहा है और उसी वक्त देश के दूसरे कोने में अ, अभी रात के 3 ही बजे हैं, पूरे 2 घंटे का फासला। हम्म। या ये कि भारत का जो सिरा कभी नक्शे पर सबसे दक्षिण में था, वो अब समंदर की गहराइयों में मतलब खो चुका है। हाँ, हैरान करने वाली बातें हैं ये, है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ क्या कहते हैं रोचक तथ्य नहीं है। ये असल में भारत के भूगोल की कहानी के बहुत अहम हिस्से हैं। हम्म। आज हम इसी कहानी की परतों को एक तरह से खोलेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक प्रश्नोत्तरी जैसी है, मतलब सवाल और उनके जवाब, अच्छा। जो भारत की स्थिति, उसके आकार, पड़ोसियों और कुछ बेहद खास भौगोलिक पहचानों पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इन बिखरे हुए सवालों और जवाबों को जोड़कर एक एक पूरी तस्वीर बनाएं। बिल्कुल। हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके मायने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत का भूगोल उसकी पहचान घड़ता है। सही। चलिए तो फिर भारत के नक्शे पर इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, जो शायद सबसे बुनियादी है, कि दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर हमारा भारत आखिर है कहाँ, किस गोलार्ध में? ये बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होती है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है। और अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, वो जो काल्पनिक रेखाएं पूरब से पश्चिम जाती हैं, है ना, हाँ हाँ। वो बताती हैं कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। 8 डिग्री 4 मिनट। हाँ, और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। अच्छा, खासा फैलाव है उत्तर से दक्षिण। और देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, उनसे क्या पता चलता है? देशांतर रेखाएं वो बताती हैं कि कोई जगह प्रधान याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन से कितनी पूर्व या पश्चिम में है। तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अच्छा, यानी पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में भी। बिल्कुल, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। और एक और मतलब बहुत दिलचस्प बात है कर्क रेखा की। हाँ, कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ऐसा लगता है मानो देश को 2 हिस्सों में बांट रही हो, एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और दूसरा उपोष्णकटिबंधीय। सब ट्रॉपिकल। अरे वाह। तो ये जो अक्षांश और देशांतर का इतना बड़ा फैलाव है, लगभग 30 डिग्री का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भी करीब उतना ही, क्या इसी वजह से वो 2 घंटे वाले समय का अंतर पैदा होता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात वाला? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर भूगोल का असर सीधे समय पर दिखता है। देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर। और सबसे पश्चिमी बिंदु? गुजरात में। हाँ। ठीक। अब इनके बीच कितना फासला हुआ? लगभग 30 डिग्री देशांतर का। 30 डिग्री। हाँ। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना? हाँ। और उसे 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगते हैं करीब 4 मिनट। अच्छा। तो 30 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे? 30 गुणा 4। 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। बिल्कुल, पूरे 2 घंटे। तो इसका मतलब हुआ कि जब अरुणाचल में सूरज उग रहा होता है, उसकी ठीक 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह होती है। ये तो कमाल की बात है। रोज ऐसा होता है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पूरे देश में दफ्तर, ट्रेनें, टीवी प्रोग्राम, ये सब एक ही समय पर कैसे काम करते हैं? गड़बड़ नहीं होती? हाँ, ये बहुत बड़ी मतलब व्यावहारिक समस्या हो सकती थी। सोचिए अगर हर शहर का अपना लोकल टाइम होता। हाँ बिल्कुल। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए एक मानक समय तैयार किया गया, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम। इसके लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को चुना गया। ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर शहर के पास से गुजरती है। मिर्जापुर से? जी। और ये देशांतर रेखा भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के लगभग बीच में पड़ती है। तो इसी रेखा पर जो स्थानीय समय होता है, उसे ही पूरे देश का मानक समय मान लिया गया। अच्छा, ताकि सबके लिए एक ही समय रहे। हाँ, जिसे हम कहते हैं भारतीय मानक समय या IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारी सबकी घड़ियां इसी IST के हिसाब से चलती हैं, ताकि पूरे देश में समय को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो बहुत ही जरूरी व्यवस्था है, वरना सच में बहुत मुश्किल होती। अच्छा, अब अगर हम भारत के आकार की बात करें, मतलब साइज की, तो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कितने बड़े हैं? आकार के लिहाज से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट। 7वां? हाँ जी। इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बाप रे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है।
और है भी। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के जमीनी हिस्से को देखें, मतलब सारे महाद्वीपों को मिलाकर, तो भारत उसका सिर्फ करीब 2.4% ही है। सिर्फ 2.4%। अच्छा, तो हमसे बड़े कौन कौन से देश हैं फिर? हमसे बड़े 6 देश हैं। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत 7वें नंबर पर आता है। 7वां सबसे बड़ा देश। और इतनी जमीन, तो जाहिर है इसकी सरहदें भी काफी लंबी होंगी, जमीन पर भी और समंदर के किनारे भी। निश्चित रूप से। भारत की जो जमीनी सीमा है, यानी वो सरहद जो दूसरे देशों से जमीन पर मिलती है, उसकी कुल लंबाई करीब 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, बहुत लंबी है ये तो। हाँ, बहुत लंबी सीमा है और कई देशों से जुड़ी हुई है। और अगर हम समुद्री तट रेखा की बात करें, मतलब समंदर का किनारा, तो जो मुख्य भूमि है और हमारे द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उन सबको मिलाकर ये लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये भी दुनिया की सबसे लंबी तटरेखाओं में गिनी जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस जमीनी सीमा पर क्या कोई खास भौगोलिक चीज है, जैसे पहाड़ या रेगिस्तान, कुछ खास? हाँ, माप के भूगोल की एक बहुत बड़ी पहचान है इसके उत्तर में खड़ा हिमालय पर्वत। हिमालय। उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में भारत युवा वलित पर्वतों से घिरा है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। युवा वलित पर्वत, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, वलित पर्वत मतलब वो पहाड़ जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने और मुड़ने से बने हैं। जैसे कागज को मोड़ने पर सिलवटें पड़ जाती है ना। हाँ हाँ। और युवा इसलिए कहते हैं क्योंकि भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हिमालय अभी भी बन रहा है, उसकी ऊंचाई अभी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ये पहाड़ एक बहुत बड़ी दीवार की तरह हैं जो मौसम को भी रोकते हैं और ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं पड़ोसियों पर। इतनी लंबी जमीनी सीमा है, 15,200 किलोमीटर, तो कई पड़ोसी देश भी होंगे। कौन कौन है हमारे जमीनी पड़ोसी? बिल्कुल, पड़ोसियों की लिस्ट भी काफी लंबी और कह सकते हैं विविध है। अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान की तरफ देखें तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। 3, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। जी और पूर्व में जाएं तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारी सरहदें जुड़ती हैं। बिल्कुल। म्यांमार और बांग्लादेश, तो जी। कुल कितने हुए? 7। बिल्कुल, कुल मिलाकर 7 देश हैं जिनसे हमारी जमीनी सीमा सीधे सीधे मिलती है। अच्छा, कभी कभी ताजिकिस्तान का नाम भी सुनने में आता है इसके साथ। क्या वो भी हमारा जमीनी पड़ोसी है? ये एक आम कंफ्यूजन है क्योंकि नक्शे पर देखने पर ताजिकिस्तान बहुत करीब लगता है, हाँ, लगता तो है। लेकिन उसके और भारत के बीच में अफगानिस्तान का एक बहुत पतला सा हिस्सा आ जाता है जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ओह अच्छा, वाखान कॉरिडोर। हाँ, तो उस कॉरिडोर की वजह से ताजिकिस्तान हमारा जमीनी पड़ोसी नहीं बन पाता। अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा है, पर वो बहुत छोटी है और वो भी उस क्षेत्र में है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, पीओके में। समझ गई। और नेपाल, जिसके साथ हमारी काफी खुली सीमा है और रिश्ते भी गहरे हैं, उससे भारत के कौन-कौन से राज्य लगते हैं? नेपाल के साथ हमारी दोस्ती तो पुरानी है ही और सीमा भी काफी लंबी है। भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीधे जुड़े हुए हैं। 5 राज्य कौन-कौन से? पश्चिम से शुरू करें तो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा उत्तरी हिस्सा और पूर्व में सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अच्छा, इन राज्यों की संस्कृति और लोगों के जीवन पर नेपाल की नजदीकी का गहरा असर दिखता होगा, है ना? बिल्कुल, आना जाना, व्यापार, रिश्तेदारियां, सब कुछ बहुत घुला मिला है। ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा समुंदर की तरफ चलते हैं। दक्षिण में हमारे पड़ोसी कौन है? वहां तो जमीन नहीं मिलती। हाँ, दक्षिण में जमीन नहीं मिलती, लेकिन समंदर के पार हमारे 2 अहम द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। आइलैंड नेबर्स। अच्छा, द्वीपीय पड़ोसी, जी। एक तो है श्रीलंका, जो भारत की मुख्य भूमि से बस थोड़ी ही दूरी पर है। इनको अलग करता है पाक जलडमरू मध्य, मतलब पाल्क स्ट्रेट, पानी का एक संकरा रास्ता जो 2 बड़े जमीनी हिस्सों को अलग करता है। पाक स्ट्रेट। हाँ, और मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, एक देश है, और ये हमारे लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव। अच्छा, आपने द्वीपों का जिक्र किया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये भारत के नक्शे पर कहाँ है और क्या खास है इनमें? ये दोनों द्वीप समूह भारत की समुद्री सीमा और उसकी पहचान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप, जिसका मतलब होता है लाख द्वीप, हालांकि इसमें केवल 36 द्वीप हैं। अच्छा, लाख नहीं 36। हाँ, ये अरब सागर में स्थित है, भारत के पश्चिमी तट से कुछ दूर, केरल तट से।
ये मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप हैं जिन्हें कोरल आइलैंड्स कहते हैं, और कावारत्ती इसकी राजधानी है। कोरल आइलैंड्स, कवरत्ती, ठीक है। और अंडमान निकोबार? दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में, भारत के दक्षिण पूर्व में। हाँ। ये 500 से भी ज्यादा द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है। 500 से ज्यादा? जी हाँ, ये ज्यादातर ज्वालामुखी द्वीप हैं, मतलब वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, और ये लक्षद्वीप से काफी बड़े हैं, ज्यादा फैले हुए हैं, और रणनीतिक रूप से, मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अहम लोकेशन पर हैं। अंडमान निकोबार से जुड़ी एक बात हमने शुरू में कही थी, इंदिरा पॉइंट के बारे में, वो जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर था, क्या ये सच है कि वो अब नहीं रहा? हाँ, ये एक दुखद सच्चाई है, और ये भी दिखाता है कि भूगोल कैसे बदल सकता है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित था, और इसे भारतीय संघ का, मतलब पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता था। लेकिन साल 2004 में जब हिंद महासागर में वो भयंकर सुनामी आई थी, हाँ याद है, तो उसकी विशाल लहरों ने इंदिरा पॉइंट को पूरी तरह से डुबो दिया, सबमर्ज हो गया। सच में पूरी तरह से डूब गया? हाँ, तो अब अगर हम भारतीय संघ के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो जलमग्न हो चुका है। हाँ, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा अभी भी कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में। ये तो वाकई प्रकृति की ताकत का एक बहुत उदाहरण है। चलिए अब भारत के दक्षिणी हिस्से और हिंद महासागर की बात करते हैं। भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति है, मतलब वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, उसका क्या महत्व है? ये भारत के भूगोल का एक बहुत ही, कह सकते हैं, अपनाया वनु पहलू है। भारत का दक्षिणी हिस्सा लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद दक्षिण की ओर पतला होता जाता है ना? हाँ, त्रिभुज जैसा। बिल्कुल एक त्रिभुज की तरह हिंद महासागर में घुसता चला जाता है। इसी हिस्से को हम दक्कन प्रायद्वीप कहते हैं, डेक्कन पेनिनसुला। प्रायद्वीप मतलब ही होता है जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है। और इस भौगोलिक स्थिति का महत्व जबरदस्त है। आप सोचिए, ये प्रायद्वीप हिंद महासागर को 2 बड़े समुद्री हिस्सों में बांट देता है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। हाँ, ये तो है। इसकी वजह से भारत को एक बहुत लंबी तटरेखा मिली है, और हिंद महासागर पर इतनी लंबी तटरेखा किसी और देश की नहीं है। अच्छा, किसी की भी नहीं? जी हाँ, और इस लंबी तटरेखा और इस केंद्रीय स्थिति का सीधा फायदा ये है कि हम पश्चिम में अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप से, और पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया से समुद्री मार्गों के जरिए बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। इसने भारत को सदियों से व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया है। और क्या यही वजह है कि एक पूरे महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन? ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल, ये कोई संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। हाँ? और इसका श्रेय भारत की इसी प्रमुख केंद्रीय स्थिति और सबसे लंबी तटरेखा को जाता है। ये दिखाता है कि प्राचीन काल से इस क्षेत्र में भारत के समुद्री संबंध कितने गहरे थे और उसका प्रभाव कितना था। और दुनिया के समुद्री व्यापार के लिए ये इलाका आज भी बेहद अहम है, और भारत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री रास्तों की बात हो रही है तो स्वेज नहर का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। मैंने सुना है उसके खुलने से भारत को बहुत फायदा हुआ था। बहुत ज्यादा फायदा हुआ। स्वेज नहर, जो मिस्र में है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, वो 1869 में खुली थी। 1869 में? जी। उसके खुलने से पहले यूरोप से भारत आने वाले जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा कर आना पड़ता था, केप ऑफ गुड होप से होकर। ओहो, वो तो बहुत लंबा रास्ता होगा। हाँ, बहुत लंबा और महंगा रास्ता था। स्वेज नहर ने ये दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम कर दी। 7000 किलोमीटर? हाँ, अब सोचिए, इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार और संपर्क में जैसे क्रांति आ गई। समय भी बचा, पैसा भी बचा, और व्यापार कई गुना बढ़ गया। ये को आधुनिक समय में कनेक्टिविटी की बात हुई, लेकिन क्या भारत पुराने जमाने में भी दुनिया से ऐसे ही जुड़ा हुआ था? तब कौन से रास्ते ज्यादा अहम थे, जमीन वाले या समंदर वाले? ये एक दिलचस्प सवाल है, और हमारी जानकारी के जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि भारत का दुनिया के साथ जमीनी संपर्क समुद्री संपर्कों से भी ज्यादा पुराना है। अच्छा, जमीन वाले ज्यादा पुराने? हाँ, सोचिए, हिमालय के इतने विशाल पहाड़ हैं, लेकिन उनके बीच कई दर्रे हैं, मतलब माउंटेन पासेस। हाँ, दर्रे। इन्हीं दर्रों से गुजरने वाले रास्ते प्राचीन काल से यात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए, ज्ञान की खोज में निकले भिक्षुओं के लिए, और हाँ, हमलावरों के लिए भी खुले रहे हैं। समुद्री रास्ते भी बेशक थे, लेकिन जमीनी रास्ते शायद ज्यादा पहले से इस्तेमाल में थे।
तो इन पुराने जमीनी रास्तों से क्या सिर्फ सामान आता जाता था, जैसे मसाले वगैरह, या कुछ और भी? नहीं नहीं, ये रास्ते सिर्फ व्यापार के नहीं थे, ये संस्कृति और विचारों के भी महामार्ग थे। अब देखिए, भारत से उपनिषदों का गहरा दर्शन, रामायण और पंचतंत्र जैसी कहानियां जो आज भी दुनिया भर में सुनी सुनाई जाती हैं। हाँ, पंचतंत्री तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। फिर गणित में भारत की सबसे बड़ी देन शून्य और दशमलव प्रणाली, जीरो और डेसिमल सिस्टम। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। हमारे मसाले, जिनकी खुशबू ने यूरोप को दीवाना बना दिया था, बेहतरीन मलमल और दूसरे कपड़े, ये सब इन्हीं रास्तों से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। अरे वाह! तो विचारों का भी खूब आदान प्रदान हुआ। और क्या बाहर की चीजें भी इन रास्तों से भारत आईं? मतलब क्या बाहर का असर भी हम पर पड़ा? हाँ, ये लेन देन हमेशा दो तरफा होता है। जब भारतीय विचार और सामान बाहर गए तो बाहर की संस्कृतियों का असर भी भारत पर पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए यूनानी मूर्तिकला का प्रभाव हमें गांधार कला शैली में साफ देखने को मिलता है। गांधार कला, हाँ। इसी तरह पश्चिम एशिया की जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर, खासकर मेहराब बनाने का तरीका, गुंबद और मीनारे बनाने की शैली, वो भारत आई और यहाँ की इमारतों और स्मारकों का क्या कहते हैं, एक अभिन्न हिस्सा बन गई। हाँ, मस्जिद और मकबरों में दिखता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत हमेशा से एक खुली सभ्यता रहा है, जिसने बाहर से अच्छी चीजें सीखी भी हैं और अपनी चीजें दुनिया को दी भी हैं। इतिहास से निकलकर अब जरा आज के भारत की प्रशासनिक बनावट पर आते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। आज भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश? हमारी जानकारी के स्रोत के मुताबिक वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज। 28 और 8? जी। यह संख्या वैसे समय के साथ बदलती रही है, जैसे नए राज्य बनते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा बदलता है। हाँ, वो तो है। यहाँ ये जानना भी रोचक है कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उससे पहले भारत 2 तरह की प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। अच्छा, कैसे? एक थे प्रांत, प्रोविंसेस, जिन पर सीधे अंग्रेजों का शासन था, और दूसरी थीं रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, जहां राजा महाराजाओं का शासन तो था, पर वो भी अंग्रेजों के अधीन ही थे, उनकी सत्ता मानते थे। हाँ, सुना है बहुत सारी रियासतें थीं। जी हाँ, 500 से ज्यादा। आज़ादी के बाद इन सब का एकीकरण करके सरदार पटेल के नेतृत्व में आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। ये तो बहुत बड़ा काम था। अच्छा, चलते चलते कुछ और जरूरी भौगोलिक तथ्यों को दोहरा लेते हैं ताकि याद रहें। हमने कर्क रेखा की बात की थी, जो भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। ये कौन-कौन से राज्यों से गुजरती है और क्या ये ओडिशा से गुजरती है? हाँ, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से? जी। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो ये राज्य हैं गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। तो हाँ, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है। लेकिन आपका सवाल था ओडिशा का, तो नहीं, ये ओडिशा से होकर नहीं गुजरती। ओडिशा इसके थोड़ा दक्षिण में रह जाता है। अच्छा, ओडिशा से नहीं गुजरती, ये याद रखना होगा। और वो सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है जिसकी वजह से वो समय का 2 घंटे वाला अंतर पैदा होता है? जैसा हमने शुरू में बात की थी, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और सबसे पश्चिमी देशांतर गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। इन्हीं दोनों के बीच वो लगभग 30 डिग्री का फासला है जो समय का अंतर पैदा करता है। तो इन तमाम सवालों और जवाबों को एक साथ देखने पर भारत के भूगोल की एक बड़ी ही दिलचस्प और कह सकती हूँ विशाल तस्वीर उभरती है। इसका आकार, दुनिया के नक्शे पर इसकी स्थिति, इसकी इतनी लंबी ज़मीनी और समुद्री सीमाएं, इसके इतने सारे पड़ोसी, पहाड़, मैदान, द्वीप, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही अनूठा देश बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ भूगोल के सूखे तथ्य नहीं हैं, ये भारत के इतिहास को समझने की चाबी हैं। उसकी संस्कृति में इतनी विविधता क्यों है? इसका कारण है उसकी अर्थव्यवस्था की नींव है, और आज दुनिया में उसकी जो भूमिका है उसको तय करने वाले कारक हैं। खासकर हिंद महासागर में इसकी जो केंद्रीय स्थिति है
और पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों पर इसकी जो मौजूदगी है उसने इसे हमेशा से महत्वपूर्ण बनाया है, और आज के दौर में तो शायद ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकाला जाए? एक सवाल जो मेरे मन में आता है और शायद सुनने वाले भी इस पर सोच सकते हैं, वो ये है कि भारत की ये जो खास राजनीतिक भौगोलिक स्थिति है, मतलब इतनी लंबी तटरेखा, हिंद महासागर में ये केंद्रीय भूमिका, ये पुराने व्यापारिक मार्ग, भविष्य में इसका क्या महत्व होगा? भविष्य में? हाँ, सोचिए जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, व्यापार के नए रास्ते बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और सबसे बड़ी बात, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज तो है ही। इन सब के बीच भारत अपनी इस अनोखी भौगोलिक विरासत का कैसे इस्तेमाल करेगा? कौन से नए अवसर तलाशेगा और किन नई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है।